नमस्कार। हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राजनीति के एक ऐसे पद की बात करने वाले हैं जो कहने को तो संवैधानिक प्रमुख का है, लेकिन अक्सर राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहता है। हम बात कर रहे हैं राज्यपाल यानी गवर्नर के पद की। हमारे पास जो नोट्स और आर्टिकल्स हैं वो बताते हैं कि इस पद में कितनी ताकत है, इसका असली काम क्या है और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। हाँ, पहली नज़र में ये एक आरामदायक एक सेरेमोनियल पोस्ट लगती है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पद को समझने की चाबी इसकी दोहरी भूमिका में छिपी है। ये एक ऐसा किरदार है जिसे कहते ना दो टोपियां पहननी पड़ती हैं। दो टोपियां। हाँ, एक तरफ वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं जिनका काम चुनी हुई सरकार को सलाह देना और उसके काम को मंजूरी देना है, और दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, एक एजेंट जिनकी जिम्मेदारी ये देखना है कि राज्य संविधान के दायरे में काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, तो एक ही व्यक्ति को राज्य का भी ख्याल रखना है और केंद्र का भी। ये तो एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने जैसा हुआ। बहुत मुश्किल। चलिए, आज इसी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि ये दोहरी भूमिका कैसे काम करती है, राज्यपाल के पास असल में कौन कौन सी शक्तियां हैं और क्यों ये पद अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की वजह बन जाता है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। जी। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। कोई राज्यपाल बनता कैसे है? क्या ये एक चुना हुआ पद है? हमारे पास जो मटेरियल है वो हमें सीधे अनुच्छेद 155 पर ले जाता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है क्योंकि राज्यपाल चुने नहीं जाते, उन्हें नियुक्त किया जाता है। अच्छा। राष्ट्रपति केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्वालिफिकेशंस भी बहुत सीधी सादी हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और किसी भी सदन का सदस्य न हो। ठीक है। कार्यकाल कहने को तो 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो लेकिन क्या है? मुझे सोर्सेज में एक लाइन बार बार दिख रही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये सुनने में तो किसी स्थायी नौकरी जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये है ही नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सीधा मतलब है कि राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग या कोई फॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। जिस केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर उन्हें नियुक्त किया गया था, उसी की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें किसी भी दिन बिना कोई कारण बताए पद से हटा सकते हैं। अरे, और यहीं से उनकी दोहरी भूमिका का तनाव शुरू होता है। वो राज्य के प्रमुख तो हैं, लेकिन उनकी नौकरी की सुरक्षा पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। समझ गया। तो नींव में ही एक तरह का झुकाव केंद्र की तरफ है और इसी से उनकी वो दोहरी भूमिका तय होती है जिसके बारे में आपने शुरू में बताया था। एकदम सही। एजेंट के तौर पर। बिल्कुल। राज्य के मुखिया के तौर पर सरकार के सारे काम, सारे कानून, सारी नियुक्तियां उन्हीं के नाम पर होते हैं, और केंद्र के एजेंट के तौर पर वो केंद्र और राज्य के बीच एक पुल का काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे। इसी दोहरी जिम्मेदारी को निभाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो अब जब नियुक्ति और उनके पद की प्रकृति साफ हो गई है, तो बात करते हैं उन शक्तियों की जो इस पद को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। हमारे सोर्सेस में शक्तियों की एक लंबी लिस्ट है। कार्यकारी, विधायी, वित्तीय। कार्यकारी शक्तियों से शुरू करते हैं। ये सिर्फ नाम के प्रमुख नहीं है, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी शक्ति है, खासकर तब जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। सही। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सलाह पर वो बाकी मंत्रियों, राज्य के महाधिवक्ता और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों को भी नियुक्त करती हैं। इतना ही नहीं, वो राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति यानी चांसलर भी होती हैं। तो अकादमिक से लेके प्रशासनिक तक कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां उनके हाथ में होती हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये सारी शक्तियां तब तक ठीक लगती हैं जब तक राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम कर रहे हैं। अब विधायी शक्तियों पर आते हैं। जो सोर्स मटेरियल है उसमें एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। राज्यपाल एक तरह से राज्य विधानसभा के लिए गेटकीपर का काम कर सकते हैं। गेटकीपर शब्द बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 200 उन्हें ये शक्ति देता है। जब कोई बिल यानी विधेयक विधानसभा से पास होके उनके पास आता है, तो उनके पास 4 रास्ते होते हैं। 4? जी। पहला, वो उसे मंजूरी दे दे और वो कानून बन जाए। दूसरा, वो मंजूरी रोक ले। तीसरा, वो बिल को कुछ सुझावों के साथ विधानसभा को वापस भेज दें। और चौथा विकल्प सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगता है। वो बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। हाँ,
इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य की चुनी हुई सरकार का कोई कानून राज्यपाल की मेज पर आकर हमेशा के लिए रुक सकता है या फिर दिल्ली भेजा जा सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर उनकी केंद्र के प्रतिनिधि वाली भूमिका सामने आती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई बिल देश के कानून के खिलाफ है या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो वो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकती हैं। तो ये राज्य सरकार के एजेंडे को रोकने का एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है। बन सकता है और बनता भी है। इसके अलावा जब विधानसभा सत्र में ना हो तो वो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकती हैं, जो 6 महीने तक एक कानून की तरह काम करता है। वाह, तो उनके पास कानून बनाने, रोकने और उसे केंद्र के पास भेजने तक की शक्ति है। अच्छा, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का भी जिक्र है। हाँ, संक्षेप में बताऊं तो वित्तीय शक्तियों में सबसे जरूरी ये है कि राज्य का बजट उनकी अनुमति के बाद ही विधानसभा में पेश होता है और कोई भी मनी बिल उनकी सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। ओके। और न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें सजा माफ करने या कम करने का अधिकार है, लेकिन इसमें एक सीमा है। वो मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकती। वो अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो अब तक हमने जितनी शक्तियों की बात की उनमें से ज्यादातर में राज्यपाल राज्य की चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। हमारे सोर्सेज इसी को विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रेशनरी पावर्स कहते हैं और यहीं से सारे विवाद पैदा होते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अनुच्छेद 163 कहता है कि जिन मामलों में संविधान राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की शक्ति देता है, वहां उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर ये पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली और विवादास्पद हो जाता है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? कहां पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं? सबसे क्लासिक उदाहरण है चुनाव के बाद की स्थिति, जब किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो। हाँ, हंग असेंबली। बिल्कुल। अब सरकार बनाने के लिए सबसे पहले किसे बुलाना है? सबसे बड़ी पार्टी को या चुनाव के बाद बने गठबंधन को? ये फैसला पूरी तरह से राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। और ये एक ऐसा फैसला है जो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। हाँ, इसी तरह अगर उन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, तो उसे बर्खास्त करने का फैसला भी वो अपने विवेक से ले सकते हैं। और इसी विवेक का सबसे चरम इस्तेमाल शायद अनुच्छेद 356 में होता है, यानी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। जी। राज्यपाल बस एक रिपोर्ट भेजते हैं और एक चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को भी बर्खास्त किया जा सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर राज्यपाल की दोहरे भूमिका सबसे ज्यादा नजर आती है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर उन्हें चुनी हुई सरकार की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर वो उसे बर्खास्त करने की सिफारिश भी कर सकती हैं। ये तो एक ही पद के अंदर का सबसे बड़ा अंतर्विरोध हुआ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है और अनुच्छेद 356 उन्हें इसका अधिकार देता है। अगर उन्हें लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उनकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये हमें उस मूल सवाल पर वापस लाता है जिससे हमारे सोर्सेज जूझ रहे हैं। राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है या एक वास्तविक राजनीतिक खिलाड़ी? सामान्य परिस्थितियों में तो वो एक रबर स्टैम्प की तरह लगते हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति में थोड़ी उथल-पुथल होती है, वो अचानक से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। यही इस पद में निहित तनाव है। हमारे दस्तावेज 3 मुख्य विवादों की ओर इशारा करते हैं जो बार-बार सामने आते हैं। पहला, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, केंद्र के एजेंट के रूप में काम करना। हाँ। आरोप लगते हैं कि जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं, तो राज्यपाल अक्सर केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों के लिए काम करते हैं, जिससे राज्य की स्वायत्तता का हनन होता है। और दूसरा विवाद इन्हीं विवेकाधीन शक्तियों के इस्तेमाल से जुड़ा होगा? हाँ, दूसरा है विवेकाधीन शक्तियों का कथित दुरुपयोग। सरकार बनाने के लिए किसे बुलाना है, बिलों को बेवजह रोकना या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना, इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से करने के आरोप लगते रहे हैं। और तीसरा विवाद नियुक्तियों से ही जुड़ा है। अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेताओं या रिटायर हो चुके नौकरशाहों को राज्यपाल बनाया जाता है। इससे तो पद की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। क्या कोई व्यक्ति जो पूरी जिंदगी सक्रिय राजनीति में रहा हो, वो रातों रात एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख बन सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। ये नियुक्तियां इस धारणा को मजबूत करती हैं
कि राजभवन एक तरह से केंद्र सरकार का एक राजनीतिक कार्यालय बन गया है। तो जब इतने विवाद हैं और शक्तियों के दुरुपयोग के इतने आरोप हैं, तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही है? क्या उन्होंने कोई लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की है? की है, और बहुत मजबूती से की है। हमारे सोर्सेज दो बहुत ही ऐतिहासिक मामलों का जिक्र करते हैं। पहला है 1994 का एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला। ये एक गेम चेंजर फैसला था। उस दौर में अनुच्छेद 356 का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था और राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया जा रहा था। एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक मजबूत ब्रेक लगाया। क्या कहा कोर्ट ने? उन्होंने इस शक्ति को कैसे सीमित किया? कोर्ट ने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन की बंद दीवारों के पीछे राज्यपाल की व्यक्तिगत राय से नहीं होगा। तो फिर कहाँ होगा? इसका एकमात्र स्थान विधानसभा का पटल है। बहुमत का परीक्षण केवल फ्लोर टेस्ट के जरिए ही हो सकता है। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर काफी हद तक रोक लगा दी। अच्छा, तो मुंबई केस ने राष्ट्रपति शासन लगाने पे एक तरह की ब्रेक लगा दी। लेकिन राज्यपाल की दूसरी विवेकाधीन शक्तियों का क्या, जैसे विधानसभा को भंग करना? सोर्सेस में 2016 के नबाम रेबिया मामले का भी जिक्र है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी केस है जो इसी से जुड़ा लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नबाम रेबिया केस ने उसी ब्रेक को और मजबूत किया और राज्यपाल की दूसरी शक्तियों की भी सीमाएं तय की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल का विवेक यहाँ भी असीमित नहीं है। मतलब ये कि अगर सरकार के पास बहुमत है तो राज्यपाल अपनी मर्जी से सदन का सत्र नहीं बुला सकते, उसे भंग नहीं कर सकते या उसके कार्रवाई में दखल नहीं दे सकते। एक तरह से कोर्ट ने कहा, राजनीतिक फैसले विधानसभा के अंदर होंगे, राजभवन में नहीं। तो इन फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये संदेश दिया है कि राज्यपाल की शक्तियां, यहां तक कि उनकी विवेकाधीन शक्तियां भी संविधान के दायरे में ही हैं, वो असीमित नहीं है। बिल्कुल, वो एक राजा की तरह काम नहीं कर सकते। न्यायपालिका ने लगातार इस पद को उसकी संवैधानिक भूमिका की याद दिलाई है कि आप एक निष्पक्ष अंपायर हैं, किसी टीम के खिलाड़ी नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि राज्यपाल की भूमिका सीधी सादी नहीं है। ये वाकई में एक तरह की रस्सी पर चलने जैसा है। हाँ, राज्य के प्रमुख और केंद्र के प्रतिनिधि होने के बीच एक संवैधानिक संतुलन साधने की कला है। एकदम सही। ये एक ऐसा पद है जिसे संविधान की रक्षा के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया गया था, लेकिन इसकी दोहरी प्रकृति इसे अक्सर केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक खींचतान का अखाड़ा बना देती है। हमारे सोर्सेज से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण शक्तियां तो हैं, लेकिन वे असीमित नहीं हैं और हमेशा संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमारे सोर्सेस में ये बात भी साफ है कि राज्यपाल को हटाने के लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, जिसका मतलब है केंद्र सरकार की इच्छा तक। हाँ। और यही हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक निश्चित कार्यकाल या उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी किसी औपचारिक प्रक्रिया की अनुपस्थिति राज्यपाल के पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कैसे प्रभावित करती है? क्या कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है जिसकी नौकरी की कोई सुरक्षा ही न हो? ये वो सवाल है जो इस पद से जुड़े सुधारों की हर बहस के केंद्र में रहता है।